Hello everyone, welcome to NetMock. My name is Dolly Chhabra and this video is part 2 of chapter 2 Methods of Enquiry in Psychology. NetMock पे आपको यूपीएससी, एसबीआई और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके नेटमॉक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन कंडक्टिंग रिसर्च। हमने लास्ट वीडियो में गोल्स ऑफ रिसर्च देखा था कि कोई भी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी या रिसर्च के क्या कुछ गोल्स हो सकते हैं। तो अब जब भी हम लोग कोई साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं तो साइंटिफिक मेथड का ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्टिव प्लस सिस्टमैटिक। अब ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव मतलब जब भी कोई दो लोग या दो से ज़्यादा लोग कोई एक पर्टिकुलर इवेंट की या फिनोमेना की या बिहेवियर की स्टडी करते हैं या उसके बारे में कोई रिसर्च करके कोई कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं, तो वो दोनों के जो कंक्लूजन्स होंगे वो मोर और लेस सेम होंगे, राइट। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं और आप कोई एक टेबल है, सेम टेबल है, उसको मेजरिंग टेप से अगर मेजर करते हैं उसकी लेंथ, तो आप अपने टेप से मेजर करेंगे, मैं अपने टेप से मेजर करूँगी, बट दोनों जो टेप है उसका यूनिट जो है वो सेम है। तो जो लेंथ आएगी, आपका रिजल्ट और मेरा रिजल्ट दोनों का सेम ही होगा, राइट। तो ये क्या है कि मैंने मेजर किया या आपने मेजर किया या किसी और बंदे ने मेजर किया, तो उसका जो रिजल्ट आया वो सेम आया, जो लेंथ ऑफ द टेबल था वो सेम था। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव, राइट। कि कोई भी करे रिसर्च, अगर कोई दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन हमें पता है तो वो रिलेशन या जो भी रिसर्च करेगा उसके सामने सेम आने ही वाला है। एंड सेकेंड थिंग इज सिस्टमैटिक। तो कोई भी रिसर्च हो, साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक मेथड हो, उसका सिस्टमैटिक होना बहुत ज़रूरी है। अब सिस्टमैटिक का क्या मतलब होगा? तरीके के प्रोसीजर्स होंगे, कुछ स्टेप्स होंगी जो कि तरीके से फॉलो होंगी जब भी वो रिसर्च कंडक्ट किया जाएगा। तो अब साइंटिफिक रिसर्च या साइकोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट करने के वक्त हमें क्या कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्या कुछ उसके स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप नंबर 1 इज कंसेप्चुअलाइजिंग प्रॉब्लम, देन कलेक्टिंग डेटा, देन ड्राइंग कंक्लूजन एंड देन रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। तो इन सब के मीनिंग एक एक करके देखते हैं। तो पहला है कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम। तो कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम का ये मतलब होता है कि कोई रिसर्चर जब रिसर्च करने के लिए जब शुरुआत करता है तो एक कोई टॉपिक होता है या कोई क्वेश्चन होता है या कोई प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम मतलब यहाँ पे कोई क्वेश्चन होता है जिससे लेके वो शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें देखना है कि एंजाइटी या घबराहट जिसे हम कहते हैं, एंजाइटी का एग्ज़ाम्स के ऊपर, बच्चे जब एग्ज़ाम्स देते हैं और वो एंशियस है, बहुत ज़्यादा घबराहट उन्हें अगर हो रही है, तो उसका इफ़ेक्ट उनके एग्ज़ाम परफॉर्मेंस पे कैसा पड़ता है। अगर इन दोनों के मतलब एंजाइटी और परफॉर्मेंस या हमारे एग्ज़ाम का रिजल्ट, ठीक है, तो इसके बीच में अगर हम दोनों का रिलेशन देखना है तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन या प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, राइट। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि एक हमें टॉपिक सिलेक्ट करना होता है। तो कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम में सबसे पहले प्रॉब्लम या क्वेश्चन एक सिलेक्ट किया, मतलब एंजाइटी और परफॉर्मेंस में क्या रिलेशन है, राइट। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, ये हमारा रिसर्च प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद क्या किया जाता है कि हाइपोथेसिस एक डेवलप किया जाता है। हाइपोथेसिस का क्या मतलब है? टेंटेटिव स्टेटमेंट। मतलब पहले जब हमने एक क्वेश्चन या एक प्रॉब्लम हमने डिसाइड कर लिया तो उसी का एक टेम्पररी आंसर, टेंटेटिव आंसर, मतलब कि हम ये आंसर इसका हो सकता है, उस तरीके से एक हाइपोथेसिस फ्रेम किया जाता है। जैसे कि एंजाइटी और परफॉर्मेंस में कोई रिलेशन है, ऐसा ये हमारा हाइपोथेसिस बन सकता है। या दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है, ऐसा भी हाइपोथेसिस बन सकता है। या दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, ये भी हाइपोथेसिस बन सकता है। तो हाइपोथेसिस का क्या मतलब है कि एक हम लोग टेम्पररी आंसर दे रहे हैं जो भी प्रॉब्लम हमने डिसाइड किया है, ये, राइट। तो ये हो गया हाइपोथेसिस विच इज़ अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। और हाइपोथेसिस जो होता है उसे हम लोग फिर टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद हाइपोथेसिस जो होता है वो या तो एक्सेप्ट होता है या तो रिजेक्ट होता है।
मतलब अगर हमारा हाइपोथेसिस सही निकला, मतलब हमने सोचा था कि एंजाइटी और परफॉर्मेंस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, ये अगर हमारा हाइपोथेसिस था और हमारा डेटा कलेक्शन और उसके एनालिसिस के बाद हमारा रिजल्ट यही आया कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशन आया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाइपोथेसिस हमारा सही था। और अगर रिलेशन आता ही नहीं है या नेगेटिव रिलेशन आ जाता है तो जो हमारा पॉजिटिव रिलेशन वाला हाइपोथेसिस था वो यहाँ गलत हो जाता है, वो यहाँ रॉन्ग हो जाता है और यहीं पे हमारा जो रिसर्च है वो ख़त्म हो जाता है, राइट। तो ये कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम या फर्स्ट स्टेज ऑफ रिसर्च में हमारे आएगा कि सबसे पहले हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया एंड देन उसके लिए एक हमने टेम्पररी आंसर हमारे हिसाब से जो हो सकता है वो एक आंसर हमने उसके लिए बना लिया, दैट इज़ हाइपोथेसिस हमने उसके लिए एक बना लिया। तो ये हो गया कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम। फिर सेकेंड स्टेप है कलेक्टिंग डेटा। कलेक्टिंग डेटा में क्या आएगा कि अब जब हमने देख लिया है कि जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम एक हमने डिसाइड कर लिया है, उसके बाद हमारे पास एक टेंटेटिव आंसर या मतलब एक हाइपोथेसिस रेडी है, तो अब हम लोगों को क्या करना है कि डेटा कलेक्ट करना है। और डेटा कलेक्ट करने के लिए कुछ तैयारियां पहले से की जाती है, जैसे कि एक रिसर्च डिज़ाइन पहले रेडी होता है। रिसर्च डिज़ाइन का क्या मतलब होता है, जिसमें कुछ हमें 4 चीज़ों के बारे में डिसीजन लेना होता है कि किस तरीके से रिसर्च करने वाले हैं। पहले तो पार्टिसिपेंट्स डिसाइडेड होते हैं, जैसे अभी मैंने कहा था एंजाइटी का एग्ज़ाम परफॉर्मेंस में क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है, तो ऐसे इसमें हमें ऐसे बच्चे चाहिए होंगे जो एग्ज़ाम्स देते हैं, राइट। तो एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स की ज़रूरत होगी, तो हमारे पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स होंगे, राइट। और स्टूडेंट्स भी होंगे तो कहाँ से हम लोग स्टूडेंट्स लेंगे, कितने हम लोग स्टूडेंट्स लेंगे, ये सब। तो यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे ये पर्टिकुलर रिसर्च में। देन मेथड्स मतलब क्या कि हमने पार्टिसिपेंट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब वो पार्टिसिपेंट्स का डेटा हम लोग कैसे कलेक्ट करेंगे, उनसे जाके कैसे बातें करेंगे या क्वेश्चन करेंगे सो दैट हमको कुछ उनके बारे में पता चले, तो उसे कहते हैं मेथड्स की डेटा कैसे कलेक्ट होगा। और मेथड्स जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मेथड्स में आ सकता है ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें सिर्फ ऑब्जर्व करके हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड हो सकता है जिसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, राइट। तो ऐसे कई तरीके के मेथड्स है साइकोलॉजी में या किसी भी रिसर्च के लिए, तो वो जिसके थ्रू हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। तो फिर उसके इसी में कलेक्टिंग डेटा में ही हमारे पास एक तो पार्टिसिपेंट्स होना, मतलब पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे ये पता होना चाहिए, और उसके बाद कौन से मेथड्स हम लोग यूज़ करेंगे ये पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं टूल्स की। तो टूल्स मतलब क्या कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि डेटा हम कलेक्ट कर सकें। जैसे डेटा कलेक्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चनेयर्स हो सकते हैं या हम किसी का इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो ये सब चीज़ें, तो क्वेश्चनेयर या इंटरव्यू के लिए जो भी चीज़ें लगती है, क्वेश्चंस लगते हैं, वो सब ऑलरेडी हमारे पास रेडी होना चाहिए, और इन्हीं चीज़ों को हम लोग यहाँ पे टूल्स कहते हैं। देन प्रोसीजर में क्या आता है कि ये जो भी टूल्स है हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे एडमिनिस्टर करेंगे डेटा कलेक्ट करने में। हम इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास जा के डेटा कलेक्ट करेंगे या ग्रुप में डेटा कलेक्ट करेंगे, राइट। तो किस तरीके से हम लोग डेटा कलेक्शन करने वाले हैं वो चीज़ प्रोसीजर में आ जाती है। तो जब भी कलेक्टिंग डेटा की बात आती है तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट या फिर रिसर्च डिज़ाइन ऑलरेडी रेडी होना चाहिए, जिसमें कि कुछ चीज़ें तय होती है, जैसे पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, मेथड्स क्या यूज़ होंगी, टूल्स क्या होंगे एंड देन प्रोसीजर क्या रहेगा, राइट। तो ये था कलेक्टिंग डेटा के बारे में। फिर उसके बाद आता है ड्राइंग कंक्लूजन्स। अब ड्राइंग कंक्लूजन्स में क्या आएगा, जब हमारा डेटा कलेक्ट हो चुका है तो वो डेटा कलेक्ट होने के बाद उसे हम लोग एनालाइज करते हैं, एनालिसिस ऑफ द डेटा कलेक्टेड। तो एनालाइज कैसे करेंगे, कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि वो जो डेटा हमारे पास आया है उसका क्या मतलब है, राइट। तो वो डेटा को समझने के लिए कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि एक हमें डेटा के बारे में एक अंदाज़ा आ जाए या एक एनालिसिस हम कर सके कि ये डेटा का क्या मतलब होता है। और फिर उसे हम लोग ग्राफ्स में, पाई चार्ट्स के थ्रू कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये सब किया जाता है स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करके, कोरिलेशन निकाल के और बाकी सब। कोरिलेशन क्या होता है या ये सब कैसे होता है आगे चैप्टर में सब दिया है। तो यहाँ पे एनालिसिस करने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि जो भी एनालिसिस किया है हमने डेटा का, इससे हमें पता चलता है, जो हमने हाइपोथेसिस ली थी ना कि दोनों के बीच में एंजाइटी और परफॉर्मेंस के बीच में कोई रिलेशन है,
तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि रिलेशन है या नहीं। सपोज रिलेशन है, अगर हमारे ग्राफ से भी हमें पता चल रहा है, हमारे एनालिसिस से पता चल रहा है, तो जो हाइपोथेसिस है उसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। और अगर हमें पता चलता है कि ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो हमारी हाइपोथेसिस थी या हमने जो आंसर एक टेंटेटिव आंसर लिया था वो गलत है, मतलब यहाँ पे हमारी हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से फिर एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई मतलब कि एंजाइटी और परफॉर्मेंस के बीच में कोई रिलेशन है, राइट, और अगर रिजेक्ट हो जाती है मतलब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इस तरीके का कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हाइपोथेसिस। वो हाइपोथेसिस का वेरिफिकेशन कैसे होता है? एनालिसिस ऑफ डेटा से, राइट। फिर इसके बाद की स्टेप है रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो रिसर्च के कंक्लूजन्स हमारे आए हैं कि जैसे हमारे इसमें कोई जो दो हमने वेरिएबल्स लिए थे, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, मतलब रिलेशनशिप अगर आ गया, मतलब अगर हमारी हाइपोथेसिस सही हो गई तो हमारा वो जो हाइपोथेसिस था वो एक थियरी बन जाएगा, राइट। और अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई मतलब कि क्या हो गया कि हमने जो आंसर लिया था वो रॉन्ग था, मतलब उन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से नया हाइपोथेसिस या नया आंसर ढूंढ के फिर से हमें रिसर्च करना होगा, फिर से नया डेटा कलेक्ट करना होगा, राइट। तो यहाँ से क्या होता है कि जो भी कंक्लूजन हमें मिला है, अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई थी तो वो थ्योरी बन जाता है, और अगर नहीं तो नई हाइपोथेसिस बन के नए से फिर से रिसर्च किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी कंक्लूजन्स हमें मिले उस पर से डिसाइड किया कि रिसर्च फिर से करना है या नहीं, या सेम अगर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भी होती है तो भी कोई और रिसर्चर आके सेम टॉपिक पे रिसर्च कर सकता है और वो भी देख सकता है कि ये जो इनका मतलब पहले का जो कंक्लूजन था वो सही है या नहीं। तो इस तरीके से रिसर्च को रिवाइज कर करके उसे रिजल्ट्स को और स्ट्रेंथन किया जाता है। तो ये थे कुछ स्टेप्स जो कि फॉलो करते हैं कभी भी कोई भी रिसर्च करने के लिए, तभी रिसर्च हमारा जो है वो सिस्टमैटिक होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से भी नेटमॉक से जुड़े रह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू।